Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy, Improve Daily, Achieve Greatly। प्रीवियस क्लास में हमने समझा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था व्हाट इज़ कॉमर्स। आज हमें पढ़ना है द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है कि ये बिज़नेस जो है स्टार्ट कैसे हुआ, ये बिज़नेस का कंसेप्ट ऐसा तो नहीं है मॉडर्न है, पुराने टाइम से चल रहा है। तो पुराने टाइम में चीज़ें होती क्या थी, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। So students, today we are going to study about the history of trade and commerce in India। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिछले 4 से 5 सालों में या 1991 से ही हमारी कंट्री में बिजनेसेस है या ट्रेड है। उससे पहले भी बहुत पुराने टाइम से इंडिया बिजनेस ट्रेड करता आ रहा है। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया को, जिसे हम द लैंड ऑफ ट्रेड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है ना, वो बहुत प्राइम जगह पर है। ठीक है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है हिमालय से नॉर्थ में, और साउथ में या यूँ कहूँ कि टीथ साइड हम किससे गिरे? समुद्र से गिरे हैं। जिससे क्या है, कौन सा रूट पॉसिबल है इंडिया के साथ? लैंड रूट, सी रूट। ठीक है, तो ये जो सी रूट है ये क्योंकि इंडिया के साथ पॉसिबल है, और इंडिया की जो लोकेशन है इतनी स्ट्रेटजिक लोकेशन है कि ये मिड में पड़ता है हर रूट के। ठीक है, तो बेसिकली अमेरिका से किसी को जापान जाना है, दे कैन कम फ्रॉम इंडिया, थ्रू इंडिया। और अफ्रीका से किसी को चाइना जाना है, दे कैन गो थ्रू इंडिया। ठीक है, तो पुराने टाइम से ही इंडिया एक स्ट्रेटजिक लोकेशन होने की वजह से ट्रेड बहुत अच्छा कर पा रहा था। ठीक है, बिकॉज देयर वर फर्टाइल लैंड, देयर वाज अबंडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो 2 इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट इंडिया में बिल्ड हुए। एक था सिल्क रूट, जो लैंड रूट था, जो नॉर्थ चाइना, सेंट्रल एशिया और यूरोप को इंडिया से जोड़ता था, जहाँ पर प्रोडक्ट जो ट्रेड होता था वो सिल्क, स्पाइसेस या प्रीशियस स्टोन्स, कॉटन, कल्चर, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड ट्रेड होता था। वही स्पाइस रूट जो था हमारा, वो हमें रोम, यूरोप, मिडल ईस्ट से जोड़ता था। स्पाइस रूट एक्चुअल में मैरीटाइम रूट था, दैट मीन्स रूट बाय सी रूट था। तो वो हमें कहाँ से जोड़ता था? यूरोप और मिडल ईस्ट से जोड़ता था। ठीक है, यूरोप और मिडिल ईस्ट में किन प्रोडक्ट्स की डिमांड थी? तो पेपर, कार्डेमम, जो स्पाइसेस थे इंडिया के, वो बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट माने जाते थे। ठीक है, और एक टाइम में जब रोमन एम्पायर हुआ करता था, तो जो इंडियन पेपर थी उसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता था, क्योंकि जो रूट था जिसके थ्रू इंडिया से रोम इंडियन पेपर जाती थी, बहुत सी कंट्रीज़ उस रूट के लिए फ़ाइट करती थी, लड़ती थी, क्योंकि वो रूट जो था, वो जो भी हो रीज़न कि पेपर वाज द मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट इन दैट टाइम इन द रोमन एम्पायर, इसीलिए उसको क्या बोला गया? ब्लैक गोल्ड। ठीक है, उसके बाद आप देखो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, मतलब जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ड हुई, उस टाइम में भी जो वैली सिविलाइजेशंस थी वहाँ पर बहुत से ट्रेड सेंटर्स बने, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, ये मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे। ट्रेड क्या करते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बीड्स, टेराकोटा और क्ले प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनका ट्रेड इंडिया से कहाँ होता था? कहाँ होता था? मेसोपोटामिया में। ठीक है, इंडिया को गोल्डन बर्ड या सोने की चिड़िया या स्वर्ण द्वीप बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेल्थ इतनी ज़्यादा थी, और वो क्यों पॉसिबल थी? क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स उस टाइम में भी था। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो अब इमेजिन करो आपको
10 लाख रुपए दिल्ली से चेन्नई भेजने हैं, ठीक है। एंड इफ़ देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी, कोई बैंक नहीं है, कोई यूपीआई नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो पैसा कैसे जाएगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा? नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए बैंक्स होते हैं, बैंक्स की नीड है। ऐसे ही एंशियंट टाइम में भी लोकल बैंक्स हुआ करते थे जो एक्चुअल में पर्सन हुआ करते थे, द सेठ्स एंड साहूकार्स। इनका इनका काम क्या था? ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते थे और लोन्स प्रोवाइड करते थे, ठीक है। यहीं से हमारा एक कंसेप्ट आता है हुंडी का। व्हाट इज़ हुंडी? तो हुंडी बेसिकली इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज थ्रू विच द सेलर एंड द बायर वर कनेक्टेड, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, कि आपने क्रेडिट पे सामान ख़रीदा तो सप्लायर ने एक बिल बना के आपसे एक्सेप्टेंस ले ली, प्रॉमिस ले लिया, लीगल प्रॉमिस ले लिया कि इतने टाइम पीरियड में आप अमाउंट पे कर दोगे, ठीक है। तो सेम चीज़ तब भी होती थी जिसे हुंडी बोला जाता था। तो देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडीज़ एट दैट टाइम। वो कौन कौन सी थी देखो बेटा। एक थी धनी जोग दर्शनी हुंडी। इसमें क्या था? ये जिस भी पर्सन के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको पेमेंट मिल जाएगी, चाहे उसने चोरी करके ही लाया हो वो, ठीक है। शाहजोग दर्शनी हुंडी, ये क्या होती थी? ये स्पेसिफिक पर्सन या किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए होती थी। उस पर पर्टिकुलरली नेम मेंशन होता था कि इसी पर्सन को ही पैसा मिलेगा। तो लाइबिलिटी किसकी थी? जिसको पैसा मिलता था। उसके बाद है आपकी फिरमान जोग दर्शनी हुंडी। ये क्या थी? ये पेबल टू ऑर्डर, मतलब आपको पेमेंट तभी करना है जब सामने से ऑर्डर आएगा कि भाई अब तुम हमारे पैसे दे दो, ठीक है। फिरमान जोग। फिर देखन हर दर्शनी हुंडी, ये प्रेजेंटर और बियरर, मतलब जो भी उस हुंडी को, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेकर आएगा उसको पेमेंट कर देंगे देखकर। धनी जोग मुद्दती हुंडी, इसमें क्या था? इसमें भी किसी को भी पे कर सकते थे, बट ये एक फिक्स टर्म के लिए बनती थी। देन फिरमान जोग मुद्दती हुंडी, इट वॉज मेड पेबल टू ऑर्डर फॉलोइंग अ फिक्स टर्म। एंड जोखमी मुद्दती हुंडी वॉज ड्रॉन अगेंस्ट डिस्पैच्ड गुड्स। If goods were lost in transit, the drawer or holder bears the cost and the drawee carries no responsibility। इसका मतलब क्या हुआ? जोखमी मुद्दती बनती थी जब गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता था, मतलब ऐसे समझो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब एक्सपोर्ट होता था उस टाइम ये वाली हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता था। और जिसने इसे ड्रॉ किया है, ये है ना द ड्रॉअर, हाँ, जिसने इसको ड्रॉ किया है उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं होती थी। जिसके पास वो सामान जा रहा है, ओह सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया, जिसने इसे ड्रॉ किया है, द ड्रॉवर हैज़ द लाइबिलिटी इफ़ देयर वॉज एनी रिस्क और लॉस इन द ट्रांजिट, कि अगर सामान पहुंचने में बीच में कोई भी लॉस होता है तो जिसने ये बिल ड्रॉ किया है उसकी लाइबिलिटी होगी, ना कि जिस पे सामान पहुंच रहा है, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनका मीनिंग याद रखना है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। हिस्ट्री में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, बट यू शुड नो द हिस्ट्री, राइट। तो उसके बाद क्या है? यहाँ तक हुंडी वाला कंसेप्ट समझ आ गया। अब इसके आगे क्या है मैं इरेज करके ज़रा पॉइंट्स लिख दूँ।
आगे चला गया। हाँ सो देखो बेटा, अगर हम एग्रीकल्चर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो एंशियंट टाइम में भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा थी। रीज़न भी प्रोडक्ट्स जैसे वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जैसे वीविंग, पॉटरी, स्कल्पचर, शिप बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो इंडस्ट्री थी वो बहुत अबंडेंट थी। ठीक है, उसके बाद देखो कारखानाज, द वर्कशॉप, द फैक्ट्रीज़, ये सब चीज़ें भी उस टाइम में हुआ करती थी। आज के टाइम में जिन्हें हम फैक्ट्री कहते हैं, उस टाइम में क्या थे, कारखाने। ठीक है, जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए जाते थे। उसके बाद देखो द नॉलेज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये जो नॉलेज थी, ये चीज़ें बनाने की नॉलेज थी, वो जनरेशन टू जनरेशन पास की जाती थी। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडियरीज। एक सेकेंड। ओके, सो इंटरमीडियरीज जैसे ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर्स की नीड बढ़ी, क्योंकि ट्रेड धीरे धीरे इंडिया में इंक्रीज़ होने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा, ट्रेडर्स बढ़ने लगे, डिमांड्स बढ़ने लगी। ऐसे में प्रोड्यूसर से कस्टमर को जोड़ने के लिए इंटरमीडियरीज या ब्रोकर्स की नीड थी। ठीक है, उनका फंक्शन क्या था, कनेक्टिंग बायर एंड सेलर, फाइनेंसिंग ट्रेड, प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड बियरिंग रिस्क। जैसे मुग़ल एरा में गुजरात के जो ब्रोकर्स थे या ट्रेडर्स या कम्युनिटीज़ थे, उन्हें जगत सेठ बोला जाता था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था, दो तरीके से गुड्स ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे। एक था आपका सिल्क रूट या लैंड रूट, दूसरा था आपका सी रूट या स्पाइस रूट। सो दो मेजर ट्रांसपोर्ट या पोर्ट थे इंडिया के, वो थे मुजिरिस इन मालाबार कोस्ट, जो पेपर के एक्सपोर्ट के लिए फ़ेमस था, और पुलिकट जो टेक्सटाइल के लिए फ़ेमस था। उसके बाद ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी, तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं ना, गुजरातीज़ बिज़नेस में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हर रीजन में वहाँ की कुछ कम्युनिटीज़ थी जो ट्रेड एंड कॉमर्स में, बिज़नेस में बहुत अच्छी थी। जैसे पंजाबीज़, मुल्तानीज़, महाजन, नगर सेट्स एंड चट्स जो होते थे वो साउथ इंडिया के ट्रेडर्स को बोला जाता था। उसके बाद मर्चेंट कॉरपोरेशंस बननी शुरू हुई। जैसे आज के टाइम में आपने सुना होगा ट्रेड यूनियंस, वो क्या करती है, वो ट्रेडर्स के वेलबींग का ध्यान रखती है, गवर्नमेंट उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे उसका ध्यान रखती है। तो ये जो ट्रेड यूनियन बनी, पहले उन्हें क्या बोलते थे, पहले उन्हें गिल्ड बोला जाता था। ठीक है, तो इन गिल्ड्स का फंक्शन क्या था, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्रेडर्स, फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, कलेक्ट कॉर्पोरेट टैक्सेस, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड प्रमोटिंग ट्रेड। ठीक है, तो ये सब जो था, ये गिल्ड का फंक्शन था, गिल्ड का काम था कि कॉर्पोरेट टैक्स लेना, जो भी मेंबर्स हैं उनसे, मेंबरशिप रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाना। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट से ट्रेडर्स के बिहाफ में कोई भी डिस्कशन, कोई भी बात करनी होती थी तो वो गिल्ड के थ्रू होके जाती थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, मेजर एक्सपोर्ट या मेजर ट्रेड सेंटर। तो इंडिया में बहुत सारे ट्रेड सेंटर बन गए जो अलग अलग चीज़ों के लिए फ़ेमस थे। कोई टेक्सटाइल के लिए फ़ेमस था, कोई स्पाइसेस के लिए फ़ेमस था, कोई पोर्ट्स के लिए फ़ेमस था। ठीक है, कोई रूट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए फ़ेमस था। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग मेजर टेक्सटाइल या फिर हमारे ट्रेड सेंटर्स बन गए, जिसकी वजह से आज की डेट में अगर आप सूरत को देखो तो सूरत क्या है, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया है। ऐसे ही अलग अलग एरियाज़, रीजन्स बन गए जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर सर्विस फेमस थी। ठीक है,
उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उस टाइम में हम एक्सपोर्ट क्या करते थे और इंपोर्ट क्या करते थे। तो स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, शुगर, वीट, इंडिगो, प्रीशियस स्टोन्स, ये सब चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया से बाहर जाती थी ये चीज़ें, इनकी बहुत डिमांड थी। वही इंपोर्ट हम क्या करते थे, जैसे अरब से हॉर्स मंगाए हमने, चाइनीज़ सिल्क, सिल्वर, वाइन या मेटल्स, ये सब चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। देन इंडिया एंड द रिचेस्ट कंट्री, ठीक है। तो बहुत सारे फिलोसोफर, एक्सप्लोरर्स थे, जैसे मैगस्थनीज, ठीक है, इब्न बतूता, वास्को डी गामा, ठीक है। इन लोगों ने इंडिया को द गोल्डन बर्ड बोला, ठीक है, द स्वर्ण द्वीप या फिर स्वर्ण भूमि। क्यों बोला? क्योंकि इंडिया वॉज रिच इन वेल्थ, इंडिया वॉज रिच इन वेल्थ। और अगर हम उस टाइम की बात करें ना, तो टोटल वर्ल्ड की वेल्थ का 1/3 पार्ट किसके पास था? 1/3 पार्ट किसके पास था? इंडिया के पास था। उस टाइम में इंडिया वॉज द रिचेस्ट, वेल्थिएस्ट, वेल डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। इसीलिए ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, ट्रेड के बहाने आए, एंड उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत वेल्थ है और उसको मैनेज करने वाले लोग नॉट सो इंटेलिजेंट। उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ बनाई, उन्होंने अदर पॉलिसीज़ बनाई, धीरे धीरे रीजन्स को कैप्चर करना शुरू किया। एंड जो एक कंट्री पहले प्रोसेस्ड या फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट किया करती थी, आज की डेट में, मतलब उस टाइम में, इंडिया क्या बन गया? रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बन गया। ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते में ख़रीद के, जैसे इंडिगो, कॉटन वगैरह लेके जाते थे अपनी कंट्री में, मशीन्स के थ्रू फिनिश गुड्स बना के, क्लॉथ्स एंड एवरीथिंग, और फिर उसको इंडिया में इंपोर्ट करते थे महंगे दामों पे। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो वेल्थ हमें बाहर से मिल रही थी, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आ रहा था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की डिमांड थी या हमारी कंट्री ग्रो कर रही थी, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया, माइन्यूट हो गया, और जिसकी वजह से इंडिया हैज़ बिकम द डेवलपिंग कंट्री एंड वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ दिस नेशन। मीन्स अब हमसे भी बेटर कंट्रीज़ हो गई हैं हमारे आसपास। रीज़न ब्रिटिशर्स जो आए थे, ठीक है। तो फिर हमने ये जो ड्रॉबैक था, ये जो प्रॉब्लम थी, इंडस्ट्रीज़ का हाल बहुत बुरा था, इसको सॉल्व कैसे किया? तो जब हमें आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी उसने ध्यान दिया 5 ईयर प्लान्स पे, इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप किया जाए। इंडस्ट्रीज़, कौन सी इंडस्ट्री? जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गई, स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दिया गवर्नमेंट ने। और 1991 में तो आपको पता है एलपीजी पॉलिसी आई थी, जिसके बाद इंडिया के जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस थी अलॉन्ग विद गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, उनमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। एंड एट प्रेजेंट भी गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम्स निकालती है जिससे लोग बिज़नेस करने के लिए मोटिवेट हो, जैसे स्किल इंडिया में स्किल इंडिया प्रोग्राम आपका हो गया, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो इस तरह आज की डेट में इंडियन इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छा ग्रो कर गई हैं और आगे भी करेंगी। सो दिस वाज ऑल द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। हमने 12 पॉइंट्स में पूरी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ इट इज़ अप टू यू, आप एक बार बुक से इसको पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, एंड इससे क्वेश्चन कम आते हैं। मैं ये नहीं कह रही नहीं आते, कम आते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर मेरी वीडियो आपको समझ आती है, आपको अच्छी लगती है, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो काजिन माइंड्स अकेडमी। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।